हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं JAIB में आपका पेपर नंबर 1 IE एंड IFS तैयार, जहां मॉड्यूल ए में यूनिट 4 करने चल रहे हैं, जो कि बात करता है अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो प्रायोरिटी सेक्टर। वैसे तो PPB यूनिट 36 आपका मॉड्यूल बी में प्रायोरिटी सेक्टर एक डिटेल्ड चैप्टर है, जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जस्ट इन केस आपने वो वीडियो अटेंड नहीं करी है, सेशन अटेंड नहीं किया है, तो उसका रिप्ले आप सेशन चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके एंड जो IE IFS चीज़ें रिलेट करती हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। MSME पे भी हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर है PPB में, है ना। तो आप दोनों चैप्टर्स वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी एक ही कंसोलिडेटेड चैप्टर में बातें हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं फॉर द टॉपिक्स दैट माइट एंड विल कम इन एन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस समझते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जो इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, बट कहीं ना कहीं इतने प्रिविलेज नहीं है। जैसे IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट तो है बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन ड्यू कंसिडरेशन, पैसे हैं, लोग हैं एंड एवरीथिंग। बट when we talk about education, agriculture, renewable energy, all of these and few more come under the umbrella of priority sector, because these are areas जो important भी है और गवर्नमेंट को इन पे काम करने की भी ज़रूरत है। यस, तो प्रायोरिटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है। इंक्लूसिवनेस, अगेन वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीबडी इन द कंट्री। या ये ना हो कि कोई पर्टिकुलर नो तबका या पर्टिकुलर लोग रह जाएं। RBI का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करता है, ताकि जो इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज हैं, जो भी करेंटली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको इम्पोर्टेंट तवज्जो दिया जा सके, उन पे ढंग से फोकस किया जा सके और कंसेंसस भी बिल्ड किया जा सके सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। सारे स्टेक होल्डर्स मतलब सारी पार्टीज जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। टोटल अपन के पास 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? एजुकेशन, agriculture, infrastructure, renewable energy, 1, 2, 3, 4, housing, 5, okay. Then we have micro, small, medium enterprises. Then we have export credit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and other weaker sections of the society. Agriculture, infrastructure, education, renewable energy, housing, micro small enterprises, export credit, and other weaker section of the society. All of these are priority sectors. इस पे करंट हमारा फोकस है, हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि ये इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज हैं। Banks are interested with encouraging the growth of such sector, and therefore banks की तरफ से यहाँ पर पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ लोन यहाँ पर जाएगा। जैसे टोटल ऑफ whatsoever is your ANBC और CEOB whichever is higher, उसका 40% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। और इंडिविजुअली कुछ बातें हमारे पास यूनिट 36 ऑफ PPB में भी हो रखी है और एग्जैक्ट सेम चार्ट आपके पास यहाँ पर IE एंड IFS में भी है। ओके तो अगर मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात करती हूँ, तो कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। कौन? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसे दे रही है, लोगों को जॉब दे रही है, रोजगार दे रही है, हमारी GDP पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है ना। इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारे, मतलब देयर आर 64 मिलियन एंटरप्राइजेज आज जो नेटवर्क है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का, जो कॉन्टिन्यूसली सिग्निफिकेंटली हमारी ग्रोथ के लिए इम्पैक्ट कर रही है। जैसे कि लगभग 45% यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मिल रहा है, 40 से ज़्यादा प्रतिशत
एक्सपोर्ट हो रहा है। हम खाली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम नहीं कर रहे हैं कि बाहर से मंगा के इस्तेमाल करें, उस कंट्री में पैसे दे दें। इंस्टेड अपनी कंट्री में बनाए, खुद ही यूज़ करें। लेट्स मेक इन इंडिया, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। या ऑल्सो जो सामान बन रहा है उसे हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। एंड जीडीपी 28% से ज़्यादा हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज contribute करता है, and therefore 100% inevitably it becomes an important part. Micro small and medium enterprises, 120 मिलियन पीपल से ज़्यादा को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रखी है। अभी डेटा अपन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके जून 2024 में क्वेश्चन बने हैं और फिर से भी बन सकते हैं। रफली सेकंड ओनली टू एग्रीकल्चर, जो हाईएस्ट है वो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। हमारे पास सेकंड नंबर पे एमएसएमई आ जाता है साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में। सब कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जितना भी डेटा भी मैंने आपको दिया, जो भी आंकड़े मेंशन करे हैं, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर व्यू। ठीक है, अब क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टुडे इन इंडिया? सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। यस, लेट्स मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लेवल अप इंडिया। यस, अपग्रेडेशन कर रहा है स्किल्स की। स्मॉल वर्कर्स और आर्टिजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की उसे एनकरेज कर रहा है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, प्लस हेल्प दे रहा है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में भी हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अगर मैं प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 40% जाता है, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है, चार्ट दिया हुआ है पीपीबी में, एग्जैक्ट सेम चार्ट हमारी आईई एंड आईएफएस की बुक में भी है, तो जो मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड सब टारगेट ग्रुप्स आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एएनबीसी, दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी, और CEOBE, that is credit equivalent of balance sheet exposure as applicable on the corresponding date of the preceding year, मतलब पूरे साल के अंदर from 1st of April to 31st of March. Total priority sector में 40% of ANBC और CEOBE whichever is higher contribute किया जाता है सारे domestic commercial banks के द्वारा, या फिर जो भी foreign banks हैं बट उनकी 20 से ज़्यादा branches हैं। अगर आपके पास 20 से कम ब्रांचेज है तो ये नंबर सेम रहता है, बट ये 40% में से 32% जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट को ही चला जाता है। बैलेंस 8% आप किसी भी सेक्टर में डाल सकते हो, प्रायोरिटी सेक्टर में जो आता है। प्रायोरिटी सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर मैं आरआरबीज और एसएफबी, स्मॉल फिनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक से हम बात करते हैं, तो यहाँ 75% ऑफ CEOBE और एनबीसी विच एवर इज हायर कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आरआरबी में पर्टिकुलरली 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, however lending to micro medium enterprises, social infrastructure or renewable energy shall be reckoned for priority sectors achievement only up to 15%। जब ये 75% बोल रही है, 75% में से 15% ओनली जाएगा किसके पास? इन तीनों के पास। ये कौन कौन है हमारे पास? है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा बोला था जिसे मैंने, रेन्यूएबल एनर्जी एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये इफ्स एंड बट्स हमारे लिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है और पीपीबी में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, यहाँ पे, यहाँ देखेंगे 18% है, यहाँ 18% है, यहाँ भी 18% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विचएवर इज है, जिसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास ही जाएगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 0 to 1 HA ज़मीन हो रहती है, और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 to 2 HA ज़मीन रहती है ऑफ एरिया।
फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्रीकल्चर वाली स्टोरी भी एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो एंटरप्राइजेस वाली स्टोरी भी एप्लीकेबल नहीं है, और वीकर सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 32% तो इनका एक्सपोर्ट क्रेडिट में ही जा रहा है, 8% वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एम्बिट पर्टिकुलरली परसेंटेज वाइज नहीं दी हुई है। यहाँ 18% है, यहाँ 18% है, यहाँ 18% है, वहाँ पे भी 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, यहाँ पे भी 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, यहाँ पर भी 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है। अगर मैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में बात करती हूँ, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कुछ बेसिस पर विभाजित है, जो हमारे सिलेबस में अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाने भी वाली हूँ, और इसके बारे में हम पीपीबी में भी बात करके आए। तो कॉन्टिन्यूसली आप एक स्टेटमेंट में से बार बार सुन रहे हैं, यहाँ भी है और पीपीबी में भी है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है, और हो सकता है एक जगह ना आए दूसरी जगह आ जाए। तो मैनी विच वेज तैयार तो करना ही है। माइक्रो एंटरप्राइजेस यहाँ 7.5% है, यहाँ 7.5% है, यहाँ पे भी 7.5% है। यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सी ओ बी और ए एंड बी सी विच एवर इज हायर का आपको देना होता है माइक्रो एंटरप्राइजेस में। बट एडवांसेस टू वीकर सेक्शन में यहाँ 12% है, यहाँ 12% है, बट इधर है ये 15%, और ये फेज्ड मैनर में इंक्रीज भी होता चला गया है, जिसके बारे में हमने पीपीबी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करी है। यहाँ पे उसके बारे में रेफरेंस नहीं दिया गया है। पीपीबी में हमने देखा है फेज मैनर में कैसे इंक्रीज हुआ है, वहाँ पीपीबी के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इनको पढ़ें, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल कितना प्रतिशत प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20% लेस देन 20 ब्रांचेस, फॉर लेस देन 20 ब्रांचेस का परसेंटेज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स द होमवर्क। नाउ लेट्स गेट गोइंग फर्दर। अब जैसे मैंने बताया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस 3 अलग अलग हैं। एंटरप्राइजेस कैसे डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि वाइट है बैकग्राउंड, आई थिंक आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट बेटर। बट जब मैं नोट्स दूंगी आपके पास वो स्क्रीनशॉट भी आएगा। तो वैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक एक्ट है जो कि 2006 में आया था, बट 2020 में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, मॉडिफिकेशन हुई थी। अभी रिसेंटली चेंजेस हमारे को 2024 में भी दिखी है ऑन 1 अप्रैल, बट उसके बारे में हमारी अभी मैकमिलन में कहीं बातचीत नहीं करी गई, इंटरनेट पे भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो अभी हम इसी चेंज को, सिंस मैकमिलन इसको फॉलो कर रहा है, हम भी इसी चेंज को फॉलो करेंगे। जस्ट इन केस कोई अपडेशन नोटिफिकेशन आता है इस चेंजेस का हमारे एग्जाम के लिए, आई लेट यू नो, बट फॉर नाउ वी विल फॉलो दिस। व्हाट इज इट? ये हम बोल रहे हैं कि अगर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हम कैसे विभाजित या क्लासिफाई करते हैं, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर। इन दोनों के बेसिस पर हम विभाजित या क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। 1, 10, 50, इट इज ऑल इन क्रोर्स, और अपने दिमाग में इंटू 5 करना है। 1 into 5 इज 5 CR, 10 into 5 इज 50 CR, एंड 50 into 5 इज 250 CR। अगर आपने जो प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 1 करोड़ हो या उससे नीचे है तो माइक्रो है, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्मॉल है, और 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो मीडियम है। ठीक है। ऐसे ही अगर एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो है, 50 करोड़ तक है तो स्मॉल है, और 250 करोड़ तक है तो मीडियम है। ओके। अब जो 2024 में मॉडिफिकेशन हुई है वो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन ही नहीं है। तो हमारे एग्जाम में अगर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है तो एनी विच वेज 2024 फॉलो ही नहीं कर रहा है वो। ठीक बात है। चलो हम क्या बोल रहे हैं, 1, 10, 50, 5, 50, 250, इस तरीके से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस विभाजित है। बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, चाहे वो पीपीबी है चाहे आईएफएस है। छोटा सा है, सिंपल है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको मिस करना ही नहीं है। ठीक, चलिए अब सारे एंटरप्राइजेस को रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन ऑन उदायम रजिस्ट्रेशन
पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बना है और फिर से भी बन सकता है। उदायम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना है जिसको हम बोल रहे हैं उदायम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो न्यू डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, उसे स्मॉल बिजनेसेस को बनाना भी आसान है और उन्हें एक्सपैंड और फ्लरिश करना भी आसान है, जिस वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैपेंस बेसिकली जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर आपने कभी शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ पे बहुत भाई पीयूष बंसल जो हमारे लेंस कार्ट के सीईओ है, वो को फाउंडर है, वो बोलते हैं कि अगर हम इसको इसका स्केल बढ़ा दें तो क्या हम इसकी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं? यस, दैट इज एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब भी कोई चीज़ कम पैमाने में बनती है तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, बट जब हम ज़्यादा बनाते हैं तो उसका पर यूनिट कॉस्ट कम हो पाता है। क्योंकि जो डेफिनेशन पहले, मतलब अगर मैं 2006 वाली डेफिनेशन बोलती हूँ तो हमें सिर्फ 25 लाख था, आज जो 1 करोड़ है। ठीक है, देयरफॉर ये बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल न्यू डेफिनेशन की वजह से ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटर हो पा रहा है। ज़्यादा ज़्यादा पैमाने पे बना रहे हो बट स्टिल यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। एम आई क्लियर? चलिए, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बूस्ट होगी विदाउट डिप्राइविंग द बेनिफिट्स दैट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि मार्केट का सपोर्ट, एक्सपोर्ट में प्रमोशन, प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड इंसेंटिव्स थ्रू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस फुल फॉर्म को हमें 100% याद करना है। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट इज पर्टिनेंट फॉर अस टू understand and learn this fact. Okay, Prime Minister Employment Generation Program PMEGP and the Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries, जिसे हम स्फूर्ति बोलते हैं। ये सारे फुल फॉर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि फेवरेबल है फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एक ऐसा फेवरेबल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ पाए और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ रिटार्डेशन अवॉइड कर पाए, कि हम ग्रोथ करते चले जाए एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprise in the country for the reasons already stated in the first and the second slide of the session. Correct? न्यू उदायम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये आया था 2020 में। जैसे मैंने आपको बताया कुछ चेंजेस हुए 2020 में, डेफिनेशन में तो हुए थे और कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, बट ये जो लॉन्च हुआ था न्यू उदायम रजिस्ट्रेशन पोर्टल हुआ था जुलाई 2020 के अंदर। ठीक है, वन ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है ताकि ऑन गोइंग बिजनेस जो है वो बेटर किया जा सके। अभी तो खैर मैंने बताया कि आपको 1 अप्रैल 2024 में भी यहाँ कुछ चेंजेस आए, बट वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अभी हमारी बुक में वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहे हैं। ठीक है, अब जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो डेटा हमारे पास सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में अवेलेबल है। Sorry, this is not my data, it is coming from CSO and our book also, Macmillan also has taken this data from there itself. जो स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है, बोलता है कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी और जीडीपी में भी। अभी दोनों क्या है, जीडीपी और जीवीपी, इसके बारे में हम मॉड्यूल बी में नेशनल इनकम एक चैप्टर का थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी इसको ऐसे ही लेते हैं, वहाँ पे हम समझेंगे भी। ओके, 2014-15 से 2018-19 का डेटा यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार इसे देख लीजिए, रट्टा नहीं लगा पाएंगे, टेक्निकली नॉट पॉसिबल है, बट इसे ज़रूर रीड एटलीस्ट वंस, ये पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, डेटा माई बुक में दिया हुआ है। अब मेक इन इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है डेफिनेटली, है ना, इसको बिल्कुल हम नकारा नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल टुडे, यू एंड मी, व्हेन वी नो अबाउट इट एज लेमन आल्सो, व्हेन इट इज कमिंग पर्टिकुलरली इन आवर बुक, yes, it has higher scope of
being asked in our examination. ठीक है, ये आया था किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, सितंबर 2014 में आया गया था। अब ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपसे नंबर्स भी पूछे जाते हैं, फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी एटलीस्ट ये टॉपिक जिनको मैं हाईलाइट करी वो छोड़ के नहीं जाएंगे। सब कुछ शायद याद करना ह्यूमनली नॉट पॉसिबल है, बट एटलीस्ट जो हम याद कर सकते हैं उन पे हमें थोड़ा टाइम लगाना ही पड़ेगा। ओके, एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया चालू हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपनी कंट्री को एक ग्लोबल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। खाली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एजेंडा नहीं है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ बनाए भी और एक्सपोर्ट करें, लोगों को अपने आधारित बना दें। ठीक है, यहाँ पर 4 पिलर्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके, नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो अदर सेक्टर्स। एजेंडा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन 25% से 25% तक हम बढ़ा पाएँ 2020-22 में, जो कहीं ना कहीं पॉसिबल भी हो पाया है। जो 4 पिलर्स मैंने मेंशन करे थे वो 4 पिलर्स ये रहे, इनको हमें 100% बाय हार्ट करना है। वी हैव टू बाय हार्ट इट, लर्न करना है ऐसे का ऐसे ही। ओके, व्हाट इज इट, व्हाट आर दोस 4 पिलर्स, व्हाट आर दीज 4 पिलर्स? न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। क्या बोल रहे हैं हम? नया है तो नया ही। क्या नया है? प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्टर है और माइंड भी है। फिर से मेरे साथ, नए प्रोसेसेस, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नया सेक्टर और नया सोच, नया माइंडसेट। यस, बिकॉज इट्स फर्स्ट हैपेंस इन द हेड। ना CGTMSE जब भी मैंने रेफर किया है PPB में, मैंने बोला है आपको कि मैं इसको IENIFS में डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली एक गारंटी स्कीम है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बिलोंग करती हूँ, मुझे बैंक से लोन लेना है, मेरे पास कोई कोलाटरल नहीं है देने के लिए, बैंक बोल रहा है मैं किस गारंटी पे आपको पैसे दे दूँ, कोई गारंटर नहीं है, तो सरकार बोल रही है मैं गारंटर हूँ इतने अमाउंट तक पर्टिकुलरली। अगर मैं एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पैसे वापस नहीं करती हूँ, डिफॉल्ट करती हूँ, तो गवर्नमेंट देगी अंडर दिस स्कीम। क्या है ये स्कीम? अब हम डिटेल में समझने लग रहे हैं। इंडिविजुअल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं 1 करोड़ तक के लिए। सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से या सिडबी से भी ले सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एजेंडा क्या है? हम अपने क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो सिस्टम फैसिलिटीज अवेलेबल है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? हम एक्नॉलेज कर पाएंगे अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, क्योंकि बिना कोलैटरल के लोन दे रहे हैं, यहाँ पे हैसलनेस भी नहीं है कोलैटरल की, थर्ड पार्टी की गारंटी भी ज़रूरत नहीं है, और सब्सटैंशियल सपोर्ट है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि पैसों से ही पैसा बनाया जा सकता है। दिस इज द बिटर ट्रुथ, है ना, और कैश 22 में हम फंस जाते हैं। In realizing their dream of having established their own micro or small enterprises, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करी, जो कि है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस तो ओके फाइन है, ये ट्रस्ट है, ये क्या? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। इतना आसान है याद करना, डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो, CGTMSE सपोर्ट करता है, सपोर्ट किया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो कि कोविड के दौरान इम्पैक्ट हुई थी इंडस्ट्रीज बिजनेसेस, ताकि वो अपनी पैरों पे फिर दोबारा से खड़ी हो पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहें तो एक बार पॉज करके इसे पढ़ लीजिए अभी के अभी, क्योंकि एक बार हम कोई चीज़ छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल से हमको टाइम मिलता है या याद आता है कि हमें कोई चीज़ दोबारा करनी है। Since it is very important, do not miss this or skip this topic. Okay? चलिए, now let's also talk about Startup India. जैसे कि हमारे पास 2014 में मेक इन इंडिया आया था, है ना,
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी लेकर आए थे 2014 सितंबर में, वैसे ही जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है वो जनवरी 2016 में आया था सितंबर 2014, ये आया जनवरी 2016। ठीक, ये इसकी टैगलाइन क्या है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अगेन इम्पोर्टेंट, टैगलाइन क्या है मेक इन इंडिया की? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक रॉबस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इनोवेशन फोस्टर करता है, बिजनेसेस में प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जब आप बना रहे हो इंडिया में तो आपको लोग चाहिए होंगे, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको सामान चाहिए होगा, और आप सामान दे भी पाएंगे। यस, खुद भी पैसा कमा पाएंगे और लोगों को भी हेल्प करेंगे टू मेक मनी। करेक्ट? अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्टार्टअप मूवमेंट विल एक्सपैंड टू एग्रीकल्चर, एग्रीप्रेन्योर्स आजकल it is too much we are able to see around, yeah, manufacturing, healthcare, education, and from current tier 1 cities it will spread to tier 2 cities also and tier 3 cities also, जिसमें सेमी अर्बन और रूरल एरियाज भी आ जाते हैं जब मैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात कर रही हूँ। एजेंडा क्या है? सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को जो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, अपना अपना नया नया बिजनेस चालू किया है, जो स्केलेबल है, जो ऑफर करता है ज़्यादा फिनेंस, बेटर फिनेंस, टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब एक तरीके से ऑफ कोर्स टैक्स हेवन नहीं है हमारी कंट्री, बट टैक्स कुछ समय तक नहीं देना, लेट्स से मुनाफा आप कमाते भी हैं तो, ठीक है, अपना बिजनेस चालू करने के लिए स्मूथ और क्विक, प्लस पैटेंट एक्सेट्रा में भी यहाँ पे सरकार आपको मदद करती है। ठीक, अब स्टैंड अप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दैट्स द टैगलाइन, राइट? ये लॉन्च कैसे हुआ? ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, या तो जो लोग नो टू फीमेल, और जो लोग बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे SC ST है, स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल कास्ट, और उनको जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट है अपना नया बिजनेस चालू करने के लिए, शुरू से शुरू ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर होते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, दीज इंडिविजुअल्स आर गिवन स्पेशल लोन्स जो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो सकते हैं एट अ लो इंटरेस्ट रेट। दिस इज स्टैंड अप इंडिया। ठीक जी। अब PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, इसके बारे में हल्का फुल्का रेफरेंस PPP में था, यहाँ हमारे पास डिटेल में, तो आइए पढ़ लेते हैं। जब मैं इंडिया का एम्बिशन बात कर रही हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं, तो 1.97 करोड़ 1.97 लाख करोड़, ठीक है, 2 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं है, 3 कम है, 1.97 लाख करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए अंडर द एजेंडा रेन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो कि यूनियन बजट द्वारा 2021-22 में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में दिया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक का कहने का मतलब है कि ऐसी जगह पैसे दिए जा सके जहां से पैसे बनने वाले हैं। इतनी रेफरेंस हमने PPP में बातचीत करी है, ठीक है। 13 यहाँ पे, वैसे तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर हमारे पास 8 ही हैं, बट ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो 5 साल में फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम 2021-22 से 1.97 लाख करोड़ रुपीस जाने वाले हैं इस PLI के अंदर। कितने सेक्टर्स हैं? 13 सेक्टर्स हैं। यहाँ से सब जगह से पूरा वेरी इंपॉर्टेंट टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक ट्रेडिशनल या फिर वाइडली एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट मेथड है, जहाँ पे हम सामान को बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, और जो बेसिकली जॉब्स क्रिएट करेंगे, सोशल वेलफेयर अच्छा करेंगे, और सरकार के लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन पाएंगे थ्रू टैक्सेशन। ओके, इसके बारे में, टैक्सेशन के बारे में आप और बातचीत करेंगे जब आप CIB में जाएंगे, लॉ में मेरे साथ पढ़ेंगे, और हो सकता है BFM में इसका थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में बातचीत हो रखी हो, बट लॉ का एंगल टैक्स के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे आप जब आप BRBL CAIB में पढ़ेंगे। एंड विद दिस IAE एंड IAS का यूनिट 4 हुआ, ठीक। आई होप गाइज यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यूनिट 5 के साथ। टिल देन, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.